हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज रसायन विज्ञान का ये हमारा 8वां क्लास, जिसमें कार्बन और उनकी यौगिकों के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है इंडिया केम एंड फन। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो हम, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं समावयवता। समावयवता जिसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। समावयवता एक्चुअल में होता क्या है, तो जान लेते हैं हम इसको। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र कैसे होते हैं, समान होते हैं, परंतु उनके गुणों में अंतर होता है। अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनके गुणों में अगर अंतर होता है तो इस विशेष गुण को जो है वो क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। और प्राप्त यौगिक जो बनता है वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, समावयवी होते हैं। और इसका उदाहरण जो है वो ग्लूकोज फ्रक्टोज की बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, आप लोग को भी अच्छी तरह समझ में आएगा। और ये समावयवता जो है वो कितना, दो प्रकार की होती है। समावयवता कितना प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक संरचनात्मक समावयवता और दूसरा जो है वो त्रिविम समावयवता, जिसे स्टेरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले संरचनात्मक समावयवता के बारे में। तो संरचनात्मक समावयवता होती क्या है, जिसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं वह समावयवता जिसमें दो या दो से अधिक अणुओं का अणुसूत्र समान होता है, परंतु उनके परमाणु आपस में अलग अलग क्रम में आवंधित होते हैं। तो ऐसे समावयवता को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। अब दो हम यहाँ पे डायग्राम दिए हैं, एक ब्यूटेन का और एक आइसोब्यूटेन का। डायग्राम से आप समझ सकते हो कि इसमें सीधे सीधे कार्बन और हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े हैं, और जिसे ब्यूटेन कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इधर है C4H10। लेकिन यही मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है C4H10 अगर आइसोब्यूटेन में अलग तरह से इसको बंधित हो गए हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे संरचनात्मक समावयवता दिखाते हैं। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा त्रिविम समावयवता, जिससे स्टेरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ऐसा समावयवता जिनका अणुसूत्र समान और बंधित परमाणुओं का अनुक्रम भी समान होता है। इनका अणुसूत्र तो समान होता ही होता है, लेकिन जो बंधित परमाणु है ना, ये परमाणु इनका अनुक्रम भी समान होता है, किंतु स्पेस में अनेक परमाणुओं के अभिविन्यास जो है, ओरिएंटेशन, वह अलग अलग होते हैं। ऐसे समावयवता को क्या कहते हैं, त्रिविम समावयवता कहते हैं। त्रिविम समावयवता और संरचनात्मक समावयवता में विशेष अंतर यह है कि इसमें जो संरचनात्मक समावयवता है वो संबंधित परमाणुओं के बॉन्ड कनेक्शन या उनके क्रम अलग अलग होते हैं। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ये एग्जाम्पल है, एक एरिथ्रोफॉर्म में और एक थ्रियोफॉर्म में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन, मैं ऑलरेडी इसको मार्किंग करके रखा हूँ। क्लोरीन दोनों एक साइड में है, इसका जो प्लेन मिरर इमेज बनता है वो दूसरी साइड में। क्लोरीन इसके सामने आ जाता है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, जिसे एरिथ्रो रूप और इसे प्रतिबिंब समावयवता भी कहते हैं। और उसके आगे दूसरा है थ्रियो रूप, जिसमें क्लोरीन दोनों साइड साइड में रहता है, और उसके बाद जब इसका प्लेन मिरर इमेज बनता है, यानी कि दर्पण से जब साइड में दूसरे साइड में दर्पण पे जाता है तो इसका इमेज जो है कुछ इस तरह बन जाता है। उसका ठीक अपोजिट इसे थ्रियो रूप कहते हैं, जिसे प्रतिबिंब समावयवता इसे भी कहते हैं। और इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है बहुलकीकरण, जिसे पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों, पॉलीमेराइजेशन चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है पॉलीमेराइजेशन चैप्टर का, तो इसको हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। तो देखते हैं हम पॉलीमेराइजेशन, जिसे बहुलकीकरण कहते हैं। बहुलकीकरण होता क्या है, जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु, जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु, कितना, दो अथवा अधिक अणु जो है वो आपस में संयोग करके, यानी कि आपस में मिल के एक बड़ा परमाणु बनाते हैं, तब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बहुलकीकरण कहते हैं। यानी कि जब ये दो अथवा दो से अधिक अणु, लेकिन एक ही प्रकार के अणु हो, और वो आपस में अभिक्रिया करके बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो उसे क्या है, बहुलकीकरण कहते हैं। और इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर और
उत्पाद जो होता है यानी कि जो उसका प्रोडक्ट बनता है उसको क्या कहते हैं, बहुलक यानी कि पॉलीमर कहते हैं। जैसे पॉलीथीन का बनना, इसका एग्जाम्पल एक है पॉलीथीन। अब हम थोड़ा बहुलिकीकरण की विशेषता पढ़ लेते हैं। बहुलिकीकरण की विशेषताएं क्या क्या हैं इसमें, यानी कि बहुलिकीकरण यानी पॉलीमराइजेशन में एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं। जो एक ही यौगिक के अणु होते हैं वो बार बार जुड़ते रहते हैं, संयोग करते हैं। किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता है, कोई अणु जो है उसका निष्कर्षण नहीं हम कर सकते हैं। बहुलकीकरण का अणुभार जो होता है वो मूल यौगिक के अणुभार का जो है वो गुणक होता है। जैसा कि एक हम यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए हैं जिसमें रिएक्शन करके मैं पॉलीथीन बनाया हूँ, यहाँ पे आप लोग को दिखा दूं कि यहाँ पे इसका 28 मॉलिक्यूलर वेट है, मतलब दोनों का 28 मॉलिक्यूलर वेट है। ये लोग तो जुड़ के एक पॉलीमर बना लिए, ये जुड़ के एक पॉलीमर बना लिए, लेकिन यहाँ पे पॉलीमर ना बोल के इसे डाइमर हम बोल देंगे, क्योंकि दो ही परमाणु यहाँ पे जुड़े हैं इसलिए इसे डाइमर बोल देते हैं। और ये डाइमर जो है दो मिले हैं, इसलिए इनका दोनों का योग जो है वो 56 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। अब 56 मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं प्राकृतिक बहुलीकरण के जो उदाहरण कुछ हैं, जिसमें इसका अच्छा एक दो उदाहरण है, स्टार्च और दूसरा सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज जो है वो प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण होते हैं। और प्राकृतिक प्लास्टिक का एक उदाहरण है लाह है। लाह जो है वो प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है? ऐसे तो रासायनिक विधि से प्लास्टिक जो है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की प्लास्टिक होती है। नंबर 1 थर्मोप्लास्टिक, नंबर 2 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो सबसे पहले हम थर्मोप्लास्टिक जान लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? थर्मोप्लास्टिक जो है वो गर्म करने पर एकदम मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पर एकदम कठोर हो जाता है। इसमें यह गुण जो है वो सदैव मौजूद रहता है। यह गुण जो है वो सदैव मौजूद रहता है, चाहे इसे कितनी बार भी ठंडा या गर्म किया जाए। जिन कार्बनिक यौगिकों के अंत में एक द्विबंध रहता है उनके योग जो है वो बहुलकीकरण में थर्मोप्लास्टिक बनाते हैं। जैसे कि पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी आदि जो है वो बहुलकीकरण में थर्मोप्लास्टिक बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि एक द्विबंध की बात, यानी कि देखिए यहाँ पे मैंने एक बना दिया है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन है, इसके बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड जब आगे बढ़ेगा तो ही ना ऐसा फॉर्म में आएगा। और इस पे कार्बन और हाइड्रोजन और जो भी है अलग से मॉलिक्यूल क्लोरीन वगैरह ऐड होगी तो उसका ये थर्मोप्लास्टिक के बनाने के काम में आ सकता है। इसलिए द्विबंध का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं पॉलीथीन का। पॉलीथीन कैसे बनती है, जो हम घरों में यूज करते हैं पॉलीथीन, उसके बारे में जान लेते हैं। पॉलीथीन जिसे ये एथिलीन मॉलिक्यूल है, एथिलीन मॉलिक्यूल को उच्च ताप पर यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे और उच्च दाब पर मतलब हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। ये जो एथिलीन है, एथिलीन मॉलिक्यूल है, इसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर देते हैं तब जाके ये बहुलकीकरण के फॉर्म में आता है। इसका उपयोग जो है क्या क्या में होता है? तार के ऊपर का जो आवरण बनाते हैं उसके लिए, पैकिंग थैलियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए एक एथिलीन मॉलिक्यूल का मोनोमर है, यानी एक सिंगल है तो इसको मोनोमर बोलते हैं। अगर जो ये दोनों सिंगल मोनोमर जो होते हैं, ये भी मोनोमर्स है, ये भी मोनोमर्स है, ये दोनों जब रिएक्शन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल जो है जुड़ जाते हैं जिसे डाइमर कहते हैं। अब ये दोनों जो डाइमर है, ये डाइमर अभी फिर से ऐसा मोनोमर्स को ले लेके, एक या दो तीन ऐसा ले लेके तो इसको एक बहुत बड़ी संरचना बनाता है जिसे पॉलीमर कहते हैं। एक बहुत बड़ी ये संरचना बना देता है। ये डाइमर है, सिंगल सिंगल तो लिए तो डाइमर हुआ, और उसके बाद में डाइमर जो है वो फिर से सिंगल मोनोमर्स वगैरह लेके वो बहुत बड़ा संरचना बना लेता है जिसे पॉलीमर कहते हैं। इसके बाद अगली टॉपिक है पॉलीस्टाइरीन। यह फेनाइल एथिलीन के बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग जो है वो एसिड रखने के बोतल बनाने में और उसके साथ साथ सेलों के कवर आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और
यहाँ पे हम एक डायग्राम दिए हैं जो कि केमिकल स्ट्रक्चर है इसका, जिसमें फेनाइल एथिलीन है। ये यहाँ पे हमने एन रख दिया है, इसकी वजह से ये मोनोमर न होके पॉलीमर के फॉर्म में हो गया है, मतलब कि बहुत से मोनोमर यहाँ पे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल मोनोमर का भी दिया है एग्जांपल मैंने। ये जब रिएक्शन करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि फेनाइल एथिलीन मोनोमर कई मिल के पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद में अगला हमारा टॉपिक है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे पीवीसी कहते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड वही है जो पाइप वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसा कि चादर वगैरह बनती है, फिल्म बरसाती कवर वगैरह बनाया जाता है इससे। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी कर देते हैं। पीवीसी वाइनिल क्लोराइड या फिर विनाइल क्लोराइड भी इसे बोलते हैं। इसके बहुलकीकरण से, यानी कि वाइनिल क्लोराइड के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसका उपयोग जो है वो पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट कवर आदि बनाने में उपयोग इसका किया जाता है। अब विनाइल क्लोराइड देख लिए यहाँ पे है, इसको विनाइल क्लोराइड कहते हैं। वो पिछले जैसा ये भी एन मॉलिक्यूल रख दिया हूँ। और ये इसके बाद में ये सिंगल मोनोमर है, ये सिंगल मोनोमर है किसका, विनाइल क्लोराइड का। उसके बाद में ये जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद में यहाँ पे पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड बना लेते हैं। और सेम ऐसी श्रृंखला, तो ये तो बहुत लंबी चलती है श्रृंखला, ये बहुत लंबी चलती है। और यहाँ पे देखिए एन मॉलिक्यूल है, मतलब ये एन मॉलिक्यूल का मतलब एन क्या होता है, यहाँ पे एन जो है वो किसका, ये विनाइल क्लोराइड की संख्या को बताता है। एन जो है वो विनाइल क्लोराइड की संख्या को बताता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, अब इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं दोस्तों। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है यह वह प्लास्टिक है, कैसी प्लास्टिक है, यह ऐसी प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाती है। पहली बार गर्म करते हैं तो ये मुलायम हो जाती है और उसे इच्छित आकार, यानी कि जैसा चाहिए वैसा आकार में इसे ढाल लिया जाता है। इसके बाद फिर से इसको गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि एक बार इसको गर्म किया गया, गर्म करने के बाद में इसको जैसा चाहिए वैसा इसका शेप दे दिया गया, आकार दे दिया गया, उस टाइप का जो भी बनाना है बना लिया गया। लेकिन उसके बाद फिर से इसको चाहेंगे, एक बार ये ठंडा हो गया उसके बाद चाहेंगे फिर से इसको गर्म करने का, तो ये जो है फिर से गर्म करके कैसा मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार के जो अनुक्रमणीय बहुलकों का ताप जो है वो दृढ़ बहुलक कहलाते हैं। इस प्रकार के जो अनुक्रमणीय बहुलकों को ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। कैसा बहुलक कहलाते हैं, ताप दृढ़ बहुलक कहलाते हैं। ताप दृढ़ बहुलक क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसको दोबारा जब हम गर्म करते हैं तो ये दोबारा गर्म करने के बाद में इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये फिर से मुलायम नहीं होते हैं। जैसे कि बैकेलाइट है, मेलामाइट है, ये सब थर्मोप्लास्टिक के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इसके बाद हम एक बार जरा एक इसमें से लेके पढ़ लेते हैं बैकेलाइट का। बैकेलाइट क्या होती है, बैकेलाइट जो है वो फिनाल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कॉस्टिक भी कहते हैं, की उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या है, फिनाइल और फॉर्मल्डिहाइड, इन दोनों को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में हमें बैकेलाइट प्राप्त होता है। इसका उपयोग जो है किस तरह काम करते हैं, रेडियो, टेलीविजन आदि के केस, बाल्टी आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब जैसा हम रिएक्शन थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे यह बैकेलाइट बनता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग के सामने यहाँ पे डायग्राम एक दिख रहा होगा, ये है फिनाल, और फिनाइल के बाद में यहाँ पे ये है फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद ये हमारा है कॉस्टिक, और कॉस्टिक के बाद में ये हमने डायग्राम बना दिया है ऐसा, मतलब ये हीटिंग का डायग्राम है। इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद कुछ इस तरह फॉर्म में आते हैं, ये कुछ इस तरह के फॉर्म में आते हैं, और उसके बाद में फिर से इसको हीटिंग करते हैं, और किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो इसका आकार कुछ इस तरह हो जाता है, और यही हमारा जो है वो क्या कहलाता है, बैकेलाइट कहलाता है। ये जो ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है आपको सब जगह, ये
और भी ऐसे मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए ये तैयार हैं। ये पूरी बहुत लंबी चौड़ी संरचना होती है। ये तो हमने छोटा सा संरचना दिखाया है। ये है दोस्तों, आज का टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और दोस्तों अपने सभी मित्रों को भी जरूर शेयर कर देना, क्योंकि किसी और का भी ऐसे वीडियो से इतना इजी वे से और उनका भला हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।